जय हिंद दोस्तों। इसलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिकी का पार्ट 1 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, हम लोग आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए। और एक बात, अगर आपको जिस प्रश्न का आंसर पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से इसको क्विज समझ लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न 1 नंबर क्या कहता है? कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब हम आपके आंसर क्लियर कराते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश एक तरह से क्या होता है, ऊर्जा का रूप भी होता है। आगे बढ़ते हैं इससे दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए दिया है निर्वात में, बी दिया है कांच में, सी दिया वायु में, डी दिया है ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में और डी है कांच में। तो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांच में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ये इसका आंसर तो आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यहाँ बच्चा कंफ्यूजन में आता है। चालक के सामने, चालक जो ड्राइवरिंग करता है उसके सामने की बात हो रही है, उसके सामने जो लगा होता है। हेडलाइट पूछेगा तो अलग होगा, समझ में आ रहा है ना। चालक के सामने पूछेगा तो अलग होगा, नहीं तो एक ही के लिए अलग अलग आंसर हम मार देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हेडलाइट के बारे में नहीं कहा गया है, चालक के सामने जो गाड़ी चलाता है उसके लिए कहा गया है। साइड मिरर के रूप में पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा। आप समझ चुके होंगे क्या आंसर होने वाला है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? मोटर कार के हेडलाइट में आ गया, मोटर कार के हेडलाइट वाला बात आ गया ना। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक, बी दिया है काल्पनिक और जो सी वाला ऑप्शन है वो कह रहा है दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। शायद आपको पता होगा कि जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ रहे हैं ना। और जब काल्पनिक कह देगा तो एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, वो कैसा होगा, सीधा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर उल्टा कह दिया जाए तो उल्टा कौन बनाता है, तो वास्तविक वाला जो बनाता है वो उल्टा बनाता है। एक बात और यहाँ से हम आपको क्लियर करा देते हैं कि जब भी बात की जाए समतल दर्पण या उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की बात की जाएगा तो अवतल दर्पण क्या करता है, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कौन ऐसा दर्पण है जो दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोनों तरह की बात करेगा तो क्या आंसर हम बताएंगे, अवतल दर्पण बताना है। बात समझ रहे नु, यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के ये प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, केवल आभासी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, समतल दर्पण बता सकते हैं या उत्तल दर्पण बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 6 नंबर। तो 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाई आफ्टर। ऑप्शन ए है, बी है ल्यूमेन, सी है लॉक्स और सी है एंगस्ट्रॉम। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डाई आफ्टर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको मिल जाए पर मीटर यानी m के पावर -1,
तो ये भी उसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए है किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पुंज, डी है इनमें सभी। सबका जो सही जवाब है वो हो जाएगा किरण आरेख। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? टू डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए आपको एक फार्मूला बताते हैं, शायद आप पढ़े भी होंगे। होता है P इक्वल टू 1/f। तो हमें f का मान ज्ञात करना है, क्षमता दिया हुआ है। तो f इक्वल टू हो जाए कितना 1/p, ऐसा होगा। ये जो रहता है हमेशा किस में रहता है? मीटर में रहता है। क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको सेमी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब बाई में कितना है 2 डाईऑप्टर, पी का वैल्यू दिया, काट देते हैं 50। तो 50 सेमी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो हमारा 9 नंबर है। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। ठीक उसी फॉर्मूला पे आधारित यह प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है आप देखिए, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी भी कह सकते हैं 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता बोले तो पी इक्वल टू 1/f। ये मालूम है आपको, अभी पता है कितना होता है 100 में होता है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 50, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 डाईऑप्टर आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 2 डाईऑप्टर। और बात यह है कि प्लस में होता है कि माइनस में होता है। तो एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब भी उत्तल की बात की जाए, लेंस की बात हो रही है, यहाँ पर देख लीजिएगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है धनात्मक यानी कि प्लस में होता है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है ऋणात्मक बोले तो माइनस में होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे लेंस कौन सा है? उत्तल है। इसका मतलब क्या होगा? प्लस में होगा। तो +2 डाईऑप्टर जहां दिखाई दे फटाक से टिक मार देना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो 10 नंबर जो प्रश्न है कर प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, देखते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त और डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरणों को समूह समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी इस प्रश्न को हम सॉल्व किए थे। उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अभी बताएं जब इसका फोकस दूरी प्लस में होगा तो उसका क्षमता भी क्या होगा? प्लस में होगा। अगर फोकस दूरी माइनस में होगा तो उसका क्षमता भी क्या होगा? माइनस में होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक होगा। धनात्मक होगा, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? धनात्मक होगा यानी प्लस में हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको समझ में आ गया होगा, अभी बताए हैं। तो 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देख लीजिए। अवतल लेंस की क्षमता होती है। अभी उत्तल वाला हम लोग किए थे, अब क्या आ गया? अवतल वाला। था आंसर का तो कमेंट में आ चुका होगा। चलिए ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक और सी है ए और बी दोनों, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं। आइए यहाँ पर हम कुछ और बातें करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस पूछा गया है तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? आपको आंसर पता चल गया होगा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। चलिए एक प्रश्न के साथ हम लोग दो दो क्वेश्चन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं। अब बताइए आप उसका आंसर जान के इसका आंसर आप तो क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, प्रश्न आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दिया है समतल, बी दिया है उत्तल और सी दिया है अवतल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ बात और बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा। देखिए अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण जो होता है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इससे आप 3 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछ दिया कौन सा दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल हो जाएगा, कौन सा दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के आकार के बराबर तो समतल हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रश्न आप इसे क्लियर कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 17 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ गया ना। एक हम किए, यहाँ से आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आप इसका फेंक कर मारिए तो फटाक से। तो चलिए आपका जो ऑप्शन ए है समतल दर्पण है, बी है अवतल और सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स से फेंक के मारिए, फटाक से तो मारिए तो थोड़ा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के जो परिवर्तन है उसके कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो प्रकाश के परिवर्तन के या अपवर्तन के याद रखेंगे कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कि जब प्रकाश से किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए दिया है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एक समझिए दूसरा का भी आंसर आप क्लियर कीजिएगा। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है, बात समझ रहे, हवा से कांच में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब के निकट मुड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर कांच से हवा में पूछ दे तो अभिलंब से दूर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए दिया है उत्तल लेंस, बी दिया है अवतल लेंस, सी दिया है अवतल दर्पण और जो डी है वो दिया है अवतल सी उत्तल दर्पण और जो डी है वो है अवतल दर्पण। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। साइड मिरर आ गया ना बाबू, इसके पहले हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है, देखिए अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका आ रहा है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है और तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है कितना दिया है, 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि आर बराबर होता है 2f, या अगर एफ की बात करेंगे तो एफ बराबर कितना होता है r/2। ठीक है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है उस वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है और वक्रता त्रिज्या उसका फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो यहाँ पर चलिए हमको पूछा क्या गया, आर पूछा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2f का मान फोकस दूरी कितना दिया है 10, तो 10 दूनी के कितना आ जाएगा 20 सेमी आ जाएगा। बस समझ में आ गया। अब देख लीजिए कहाँ पे आंसर है, फटाक से कमेंट में मारिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया आपतन कोण, बी दिया परिवर्तन कोण, सी दिया निर्गत कोण और डी दिया इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्गत कोण, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का देखिए लेंस और दर्पण में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तो जो गुण दर्पण अवतल में पाया जाता है वही गुण उत्तल लेंस में पाया जाता है। लेंस की अगर बात की जाए तो
तो जिसमें भी बड़ा प्रतिबिंब आता है इसमें ये बड़ा प्रतिबिंब आता है लेंस में, ध्यान रखिएगा। और दर्पण की बात करें तो छोटा ये बनाता है और अवतल वाला क्या करता है, छोटा बना देता है। तो इसका गुण होता है क्या होता है, उल्टा चलता है। लेकिन फोकस दूरी वाला जो हमेशा ध्यान रखना है, फोकस दूरी में उल्टा नहीं होता है। जो दर्पण का होता है वही क्या होता है, लेंस का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और बताएं कि गुण उल्टा हो जाता है किसका, उत्तल का गुण अवतल में आ जाता है, अवतल का गुण उत्तल में आ जाता है, दर्पण वाला के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है उत्तल लेंस है, ठीक है। बी है अवतल लेंस, और जो सी है वो कह रहा है बाइफोकल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कितना, अवतल लेंस हो जाएगा। वो क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की बात की जाए तो ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे एक बार और आपको हम क्लियर करा देना चाहते हैं कि जब दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस और उत्तल अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों सेम प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न द्वारा परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए दिया है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। सी बराबर दिया आपतन कोण बराबर विचलन कोण। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या क्या कह रहा है। अरे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, शायद आप लोग पीछे जो देखे हैं उससे थोड़ा सा याद करके कमेंट में सब फेंक के मारिए। ऑप्शन ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जाए तो वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का जितना तैयारी है उतना मटेरियल है हम सब लेकर आते रहेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में याद रखिएगा, लेंस में, दर्पण में नहीं कर रहा है, लेंस में कर रहा है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 2, बी है 1, सी है 3, डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, 2 होते हैं, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए दिया है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल, यानी कि सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह के रूप में लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो थोड़ा सा सोचिएगा आंसर सही आ जाएगा। दाढ़ी हम बनाएंगे, छोड़ दो प्रतिबिंब बनेगा तो बताइए दाढ़ी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, छूट जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता हो, हम आपको क्लू दे रहे हैं, जिसमें प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा बनता हो, उसी का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो चलिए आपको अगर क्लू समझ में आ गया हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए। तो चलिए ऑप्शन ए दिया है समतल, बी दिया है उत्तल, सी दिया है अवतल और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। कौन सा लेंस है, उत्तल, यानी कि प्लस होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, लेंस हो, लेंस की क्षमता आपको मालूम है, अभी बताए थे कि पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ये आपको मालूम है कि मीटर में रहता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 रख देंगे, और यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, भाग दे दिए कितना आ जाएगा, 100। तो 100 सेमी आपका आंसर हो जाएगा। किस में होगा, प्लस में या माइनस में, आपको पहले ही क्लियर कराए हैं, क्या होगा, प्लस में। तो देखिए कहाँ पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 32 नंबर देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो देख लिए जाए क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। तो चलिए 32 नंबर जो प्रश्न आप देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकते हैं। अभी बताइए, आपको इस तरह का भी हम क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो समझने का आप प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है।
तो कहना क्या है इसमें, अभी हम आपको बताए थे इस तरह का कि अगर कोई भी दर्पण हो, ठीक है, दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, समझ आएगा ना बात। दर्पण क्या हो, अवतल हो या उत्तल हो, सॉरी लेंस या दर्पण की बात हो रही है, माइनस देख के हमको आंसर बता देना है, इसमें बकिया और कुछ करना नहीं है। तो माइनस में दिख रहा था, किसका फोकस दूरी माइनस में होता है, दोनों को पूछा गया है, दर्पण और लेंस दोनों पूछा गया है। तो दर्पण भी होगा अवतल और उत्तल भी होगा और लेंस भी होगा अवतल, क्योंकि अवतल और उत्तल दोनों का जो फोकस दूरी होता है वो सॉरी अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, माइनस में होता है। अगर प्लस में हो तो वो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों क्या होगा, अवतल होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी इसको भी क्लियर कराए थे हम। 33 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो बताए थे। परिवर्तन के भी दो होते हैं, अपवर्तन के भी दो होते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 34 नंबर जो प्रश्न कर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन ए दिया साइन आई बाई साइन आर, बी दिया साइन आर बाई साइन आई, सी दिया साइन आई गुणे साइन आर, और डी दिया है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसको आपको मालूम है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपका जो राइट ए है वही क्या होगा, साइन आई बट्टे साइन आर, ऐसे भी लिखा रहता है, साइन आई बट्टा में क्या होता है साइन आर, यही यह किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, जिसको स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। चलिए ऑप्शन देख लिया जाए क्या दे रहा है। ऑप्शन ए देखिए क्या कहता है इसमें, सभी जगह समान मोटाई का, बीच में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, सी में देख लीजिए, कारण किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। उसका आकृति बताने के लिए कह रहा है। तो आपको मालूम होगा कि उत्तल लेंस का जो आकृति होता है कैसा होता है, ये वाला होता है, ये उत्तल लेंस का होता है। अगर अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस का जो शेप होता है, आकृति होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं बीच में क्या है, मोटा है, देखिए यानी किनारे पर पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो चलिए आपका आंसर देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तो 35 नंबर का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है, अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन का मान पूछा गया। आवर्धन का मान होता है, दिया है यू बटे भी, बी में दिया है यू बटे यू इंटू भी, सी में दिया है यू प्लस भी, और डी में दिया है भी बटे यू। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, भी बटे यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई, बीम मतलब वस्तु होता है। ठीक है, तो भी बटे यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, अभी इस पर हम क्वेश्चन भी बनाए थे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आर इक्वल टू 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 एफ, ठीक है, या एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो देख लीजिए कहीं दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण का, सी है समतल दर्पण का, और डी है अवतल तथा उत्तल तथा अवतल दोनों का। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। अभी आपको इसके पहले थोड़ा जाना है और थोड़ा माइंड पे इसको जोर डालना है, आंसर फटाक से बाहर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारिए। चलिए ऑप्शन ए दिया है बराबर और सीधा, बी है वास्तविक और उल्टा, सी है वास्तविक और सीधा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यानी कि वास्तविक और उल्टा बनने का मतलब क्या होता है, ये जो लेंस वाला है, यानी ये ध्यान रखना है, अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो यही गुण उसमें पाया जाएगा जो इसमें पाया जा रहा है वो। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 40 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, यानी उत्तल लेंस में जब बीम, बीम मतलब होता है वस्तु, कहाँ पे रखा हो, एफ और 2F के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है।
यानी कि तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, कब, जब वस्तु एफ और 2f के बीच में रखा हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है। ऑप्शन ए दिया है बड़ा और वास्तविक, बी दिया है छोटा और वास्तविक, सी दिया है छोटा और काल्पनिक, डी दिया है बड़ा और काल्पनिक। ठीक है, तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वस्तु एफ और 2f के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 41 नंबर। तो 41 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कहता है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है गोलीय दर्पण, बी दिया है त्रिज्या, सी दिया है गोलीय लेंस और डी दिया है समतल दर्पण। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है, यानी वक्रित होता है, वो कहलाता है क्या है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाहर की तरफ पूछ दिया जाए तो क्या उत्तल हो जाएगा, अंदर की तरफ पूछ दिया जाए तब अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। तो 43 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है मध्य, बी दिया है ध्रुव, सी दिया है गोलार्ध और डी दिया है अक्ष। तो जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको हमको ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। इसमें बच्चा गलती करता है, ध्यान से। क्या पूछा गया, आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा गया है। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पर जाना है। आवर्धन v बटे यू सुने थे। तो u यानी बोले तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और क्या है बीम की ऊंचाई है। तो दोनों की ऊंचाई है, अगर ऊंचाई हो तो मीटर मीटर हो सकता है ना। तो दोनों को कॉटिस मारेंगे, कॉटिस मारेंगे तो कुछ मात्रक बनेगा, नहीं बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखेंगे इसको। नहीं तो बच्चा क्या करता है, कोनो मार देगा, कोई तो जरूर होता है, नहीं याद होता। लेकिन ये याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आवर्धन वाला, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, बी है प्रकाशीय केंद्र, सी है द्वारक केंद्र, डी है अक्ष केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसको पढ़ना है, छोटे लेंस को पढ़ना, सॉरी छोटे शब्द अक्षरों को पढ़ना है। शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी। तो कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक, बी कह रहा है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी कह रहा है 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस और डी कह रहा है 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न का इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र पूछा गया है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देख लीजिए कहाँ पे आपको दिख रहा है 1/u, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक बात और आपको हम बता दें, जब दर्पण सूत्र पूछा गया है तो लेंस सूत्र अगर पूछ दे तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 48 नंबर। तो 48 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष यानी किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है सी,
बी दिया है क्या पी, सी दिया है ओ और डी दिया है एफ। तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव पूछेगा तो पी से, ये हो जाएगा ओ केंद्र, ये हो जाएगा एफ हमारा हो जाएगा फोकस, ठीक है। यानी कि फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। अगर फोकस दूरी की बात की जाए तो उसको स्मॉल एफ यानी कि छोटा एफ से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। 49 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। 49 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं है, चाल है, ठीक है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 3 × 10 के पावर, ये 8 है, पावर में 8 है, ठीक है। यानी ये आपको पावर में 8 दिखाई देगा, ये पावर में 8 दिखाई देगा, ये भी पावर में 9 दिखाई देगा, ये पावर में 11 दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आप ध्यान रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8, बी है 2 × 10 के पावर 8, सी दिया है 3 × 10 के पावर 9 और डी दिया है 3 × 10 के पावर 11। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में 1 सेकेंड में 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रति घंटा, हाँ प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो अलग होता है, मीटर में क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप यही सोचिएगा 3 लाख की बात हो रही है तो 3 लाख का मतलब क्या हो गया, 5 जीरो होगा ना। तो 5 जीरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको 8 जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट देख लेना है, मीटर दिख रहा है, वहाँ पर क्या दिखेगा, किलोमीटर दिखेगा। जब 3 लाख कहा जाएगा ना तो किलोमीटर देखेगा। 3 लाख किलोमीटर सेकेंड मायने रखता है, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बात समझे। शादी ब्याह में अक्सर यह चीज हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जैसे ही बारात दुआरी लगता है तो क्या होता है, पड़ाका का आवाज सुनाई देता है। जैसे ही पड़ाका फूटता है बाद में आवाज आता है, और चल प्रकाश वह हम थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक। तो पीछे पीछे आता है, प्रकाश जो है वो क्या होता है, पहले आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का चाल जो है वो ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होता है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, कौन, जो प्रकाश होता है वो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 51 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए है कम, बी है अधिक, सी है संतुलित, डी है सभी। तो जो पतला लेंस होता है उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। अब उसका आंसर आप कमेंट पे फेंक के मारिए तो फटाक से एकदम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, बता दीजिए, कम होगा, अधिक होगा, संतुलित होगा या कोई नहीं होगा। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अधिक। तो पतला वाला का कम होगा तो मोटवा वाला का क्या होगा, अधिक होएगा। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, फिर इसको छोटा करना पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए अवतल दर्पण की बात हो रहा है, अवतल दर्पण है, ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच में कोई वस्तु रखा गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए देख लीजिए, आभासी तथा उल्टा, बी है आभासी एवं सीधी, सी है काल्पनिक एवं सीधी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आभासी एवं सीधी राइट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, आभासी का मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जो 54 नंबर प्रश्न है वो देख रहा है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय बिंदु केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ज्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर एक बार पढ़िए। उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए दिया है आभासी तथा उल्टा,
बी है आभासी एवं सीधी, सी है काल्पनिक एवं सीधी, और डी है इनमें से। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, आभासी एवं सीधी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 55 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, यानी कि जब उसका प्रतिबिंब फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन ए दिया वक्रता केंद्र पर, बी दिया है मध्य बिंदु पर, सी दिया अनंत पर, और डी दिया इनमें से सभी पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर, सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, फोकस की बात करेगा तो अनंत पर, अनंत की बात करेगा तो फोकस पर, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर से बाद 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस कोई भी हो, फोकस के बाद आ गया तो अनंत मार देना है। ठीक है, दर्पण हो या लेंस हो तो अनंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, सी है ध्रुवता एवं केंद्र के बीच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी आपका हो जाएगा प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, यानी कि बीम का प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, बी है फोकस पर, सी है अनंत पर, और डी है ध्रुव पर। तो अनंत से हमको बताया है, अनंत से क्या होता है फोकस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है वक्रता केंद्र पर, बी है अनंत पर, सी है ध्रुव पर, डी है फोकस पर। आपका जो राइट आंसर अनंत आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न पे। तो 60 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी कि अपवर्तन के बाद क्या होती है, तब विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, या बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जब कोई प्रकाशिक किरण गुजरेगी तो वो क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो अब क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी क्या होती है, मुख्य अक्ष समझ रहे हैं, सॉरी, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 62 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी कि अपवर्तन के पश्चात मतलब बाद होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। ठीक है, प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है, देखिए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी है उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, सी है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए कैसा लगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, और आपने कितना आंसर सही मारा है उसका कमेंट बॉक्स में टोटल अपना स्कोर बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।